सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। क्या हाल चाल है आपके? आ जाइए, जुड़ जाइए और शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, जल्दी से बता दीजिए इसको। प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ भाग पर होता है। इंडोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ भाग पर होता है, रफ भाग पर, रफ भाग पर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ भाग पर। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है और ये प्रोटीन कहां जनरेट होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ भाग पर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ भाग पर जनरेट होता है। तो व्हाट इज द आंसर? द प्रोटीन इज द राइट आंसर। लिपिड भी एक प्रकार का वसा है, स्टार्च तो होगा नहीं, स्टार्च तो होगा नहीं। बताओ, पौधों में ऊर्जा, पौधों में ऊर्जा संग्रहित होता, पौधों में ऊर्जा संग्रहित होता, पौधों में ऊर्जा संग्रहित होता। एक ऑप्शन है स्टार्च, एक ऑप्शन है स्टार्च और दूसरा ऑप्शन है ग्लाइकोजेन। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर? स्टार्च और ग्लाइकोजेन। व्हाट इज द आंसर? पौधों में ऊर्जा संग्रहित होता है कैसे? स्टार्च और ग्लाइकोजेन। स्टार्च और ग्लाइकोजेन क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी बता। पौधों में ऊर्जा का संग्रह होता है किसके रूप में? स्टार्च के रूप में कि ग्लाइकोजेन के रूप में? पौधों में स्टार्च के रूप में। आज जंतु में ऊर्जा का संग्रह कर देगा ग्लाइकोजेन के रूप में, जंतु में ऊर्जा का संग्रह कर देगा ग्लाइकोजेन के रूप में, जंतु में ऊर्जा का संग्रह कर देगा दोस्त मेरे ग्लाइकोजेन के रूप में होगा। लिपिड एक प्रकार का वसा है और पौधों में ऊर्जा का संग्रहित होता है स्टार्च के रूप में, जंतु में ऊर्जा का संग्रह ग्लाइकोजेन के रूप में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ भाग पर राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का फैक्ट्री है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज अगला अगला क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तत्वों में उनकी बढ़ती परमाणु संख्या के आधार पर सजाया जाता है? देख लो दोस्त मेरे, बढ़ती परमाणु संख्या के आधार पर कह दिया तो आधुनिक आवर्त सारणी इज द राइट आंसर। अब बढ़ता परमाणु भार कह देता, बढ़ता परमाणु भार कह देता, बढ़ता परमाणु भार कह देता तो आंसर हो जाता मेंडलीव की आवर्त सारणी। न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम, अष्टक नियम, डेवेरिनर ने ट्राइड नियम दिया था, डेवेरिनर ने ट्राइड नियम दिया था। बढ़ता परमाणु भार कह देगा मेंडलीव की आवर्त सारणी, बढ़ती परमाणु संख्या कह देगा आधुनिक आवर्त सारणी, बढ़ती परमाणु संख्या कह देगा आधुनिक आवर्त सारणी, बढ़ती परमाणु संख्या कह देगा, बढ़ती परमाणु संख्या कह देगा आधुनिक आवर्त सारणी। चलो तो आधुनिक आवर्त सारणी कितना ईस्वी में दिया था? 1913 में दिया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी कितना ईस्वी में दिया गया था? 1913 में। मेंडलीव की आवर्त सारणी बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर है। न्यूलैंड का ने ऑक्टेव नियम दिया, डेवेरिनर ने ट्राइड नियम दिया था। अच्छा चलो बताओ, अभी 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 अगर हम बात करें तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में किस आधार पर सजाया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आधार पर सजाया गया है? एक ऑप्शन है भौतिक संरचना, भौतिक संरचना, और दूसरा ऑप्शन है रासायनिक गुण। भौतिक संरचना, रासायनिक गुण। क्वेश्चन चला, चाहे वो तीसरा ऑप्शन है एक एंड दो बोथ। देखो, चाहे मेंडलीव का कहे कि मॉसले का कहे, कोई आधुनिक आवर्त सारणी कहे या आवर्त सारणी कहे, उसको किस आधार पर सजाया गया है क्वेश्चन पूछेगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है भौतिक संरचना की रासायनिक गुण। जल्दी बताओ, भौतिक संरचना की रासायनिक गुण कहेंगे एक एंड दो बोथ, भौतिक संरचना की रासायनिक गुण कहेंगे एक एंड दो बोथ, भौतिक संरचना की रासायनिक गुण कहेंगे एक एंड दो बोथ इज द राइट आंसर। एक एंड दो बोथ इज द राइट आंसर। मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती से किस गुण के कारण? देखो इसमें दो मामला फंसता है। अब बच्चा इसमें एकदम, इसमें तो फंसने वाला कोई बात नहीं है। मिट्टी का तेल आपको भी पता है किसी तत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। मिट्टी के तेल की अगर हम बात करें किसी तत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। सबसे कमजोर बल और केवल आकर्षण का बल, सबसे कमजोर बल और केवल आकर्षण का बल, केवल आकर्षण का बल, केवल आकर्षण का बल, केवल आकर्षण का बल, सबसे कमजोर बल केवल आकर्षण का बल। विसरण जो होता है दोस्त मेरे, सबसे अधिक गैस में होता है, उससे कम द्रव में होता है, एकदम जीरो के बराबर ठोस में होता है, जीरो के बराबर ठोस में होता है। पराशरण की अगर हम बात करें, जड़ 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 पानी का अवशोषण इसी विधि द्वारा करता है। जड़ पानी का अवशोषण जो है, जड़ पानी का अवशोषण जो है परासरण द्वारा ही करता है। जड़ पानी का अवशोषण परासरण द्वारा ही करता है। विसरण गैस में ज्यादा, द्रव में उससे कम, ठोस में सबसे कम। गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर बल है, सबसे कमजोर बल केवल आकर्षण का बल है, केवल आकर्षण का बल है। विसरण सबसे ज्यादा, गैस उससे कम, द्रव ठोस में लगभग जीरो के बराबर। पराशरण जड़ के पानी का अवशोषण पराशरण विधि द्वारा होता है। जड़ के पानी का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है दोस्त मेरे? पराशरण विधि द्वारा होता है। गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण की अगर बात करें, सबसे कमजोर बल कौन बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। जल्दी से लिख। मिट्टी के तेल में लालटेन की बत्ती का चढ़ना किसी तत्व हो, जल्दी लिख, जल्दी लिख। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देख लो ये क्वेश्चन चला वही बना पाएगा जिसके पास 100% कॉन्सेप्ट होगा। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसकी वक्रता और फोकस के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है। बहुत बढ़िया बात, ये अवतल दर्पण है और इसको रखा कहां जा रहा है? ये पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये अनंत है। तो कह रहा है किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसकी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो देखो, अगर हम सेंटर पे रखेंगे तो सेंटर पे बनेगा, अगर सी और एफ के बीच रखेंगे तो सी और अनंत के बीच बनेगा। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है। अब बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका प्रश्न है और ये आपका उत्तर है। यदि किसी वस्तु के अवतल दर्पण के सामने उसकी वक्रता और फोकस के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है, वक्रता और फोकस के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है, तो उसकी छवि कहां बनेगी? यहां बनेगी, क्योंकि सेंटर पे रखोगे सेंटर पे बनेगा। इधर खिसकाओगे तो इधर खिसकेगा। अब बताओ कैसा बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु पर नहीं भाई, सेंटर से परे बनेगा ये। वक्रता केंद्र पर नहीं, वक्रता के केंद्र से परे एक बिंदु पर। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता।
वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। देखो वक्रता केंद्र से परे इसको कहते हैं, और वक्रता केंद्र के अंदर इसको कहते हैं। एकदम सिंपल है, सेंटर पे रहेगा सेंटर पे बनेगा, सेंटर पे रहेगा सेंटर पे बनेगा, सेंटर पे रहेगा तो सेंटर पे बनेगा, सेंटर पे रहेगा तो सेंटर पे बनेगा, सी और एफ के बीच रहेगा तो सी और अनंत के बीच बनेगा, सेंटर पे रहेगा सेंटर पे बनेगा, सी और एफ के बीच रहेगा, सी और अनंत के बीच बनेगा। आंसर हो। अच्छा चलो एगो सिंपल सा एकदम छोटा सा ननकी सा क्वेश्चन देते हैं कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है, एक ऑप्शन है पॉजिटिव और दूसरा ऑप्शन है नेगेटिव। जल्दी बताता हूं, मैं को जुगाड़ बता देते हैं, कभी भी आप नहीं भूलिएगा। अवतल दर्पण का फोकस क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? जल्दी मार 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 मार। अवतल दर्पण का फोकस पॉजिटिव कि नेगेटिव? अवतल दर्पण का फोकस पॉजिटिव कि नेगेटिव? जल्दी बता। अवतल दर्पण का फोकस पॉजिटिव कि नेगेटिव? और लगा हुआ रहना, मतलब नहीं, और मतलब नहीं, नहीं मतलब नेगेटिव। चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो अवतल लेंस हो, चाहे अ लगा हुआ है ना फोकस नेगेटिव, अमान्य जो मान्य नहीं है, असाधारण जो साधारण नहीं है, अ लगा हुआ होगा फोकस नेगेटिव। अगला 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 हेलो 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 बता, कहता है आसूत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रहती है? आसूत जल का मतलब शुद्ध जल हुआ। तो देखो अगर आप नॉर्मल पानी में रखोगे, नॉर्मल पानी में रखोगे तो ये मछली की सघनता और पानी की सघनता समान है। जैसे ये सामान्य पानी है, सामान्य है, और जैसे ही आप आसूत जल में दीजिएगा, आसूत जल में दीजिएगा तो आसूत जल जो है कम सघन होता है, मछली की सघनता तो उतने रहेगा। आसूत जल, ये आसूत जल है, आसूत जल, आसूत जल कम सघन होता है, तो भैया विरल से सघन में इसके शरीर का सारा कण का फ्लो हो जाएगा। बढ़िया से देखो, सामान्य पानी में रहोगे इसकी सघनता समान, जैसे आसूत जल में आप रखिएगा कि इसकी सघनता ज्यादा है, इसकी सघनता शुद्ध जल है, तो इसमें सघनता कम हो जाएगा, उच्च से निम्न में फ्लो हो जाएगा, मछली मर जाएगा। तो कभी भी अगर आपको मछली पे तरस आए ना, तो भूल के भी नदी से उठा के शुद्ध बिस्लरी वाला पानी में नहीं रखिएगा ना, तो कोपचा में चल जाएगा मछली। और कभी भी शुद्ध जल में अगर है, एक्वेरियम में रखे हुए, तो नदी के पानी में नहीं डालिएगा, मर जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। शुद्ध जल में अगर है, अशुद्ध जल में है तो लग रहेगा हाँ मछली है, कितना घटिया जल में है, कितना गंदा जल में है। अगर उठा के जैसे शुद्ध जल बिस्लरी वाला पानी में रखोगे, वो जाएगा कोपचा में। काहे जाएगा? क्योंकि भैया बिस्लरी के पानी की सघनता कम है, सघनता कम है तो उच्च से निम्न उसके शरीर से अणुओं का प्रवाह होने लगेगा, अब मछली चल जाएगा कोपचा में। बताओ आंसर क्या होगा? ये काम कभी नहीं करना। उसमें सांस नहीं ले सकता, आसूत जल में मछली जीवित नहीं रह सकता, उसमें सांस नहीं ले सकता। परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। एकदम सही बात। परासरण का मतलब है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में सांद्रता का प्रवाह। परासरण की अगर हम बात करें तो परासरण बोले तो उच्च सांद्रता से 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 निम्न सांद्रता में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में कण का प्रवाह, कण का प्रवाह, कण का प्रवाह, यही है परासरण। तो भैया इसके उच्च सांद्रता शुद्ध पानी ले लिए हो, आसूत जल, तो भैया इधर निम्न सांद्रता, उच्च से निम्न, इसके शरीर से सारे कणों का प्रवाह हो जाएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। तो यही तो सही है, पर जीवित नहीं रह सकता क्योंकि परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। एकदम सही बात है, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। फिर कहता है इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, भैया शुद्ध जल में ऑक्सीजन होबे करता है, इसमें भोजन नहीं होता है। नहीं, आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी कहां है? ए में, तो ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ध्यान से मारिएगा ना, लड़का कहता है बी, ओ बी बी एकरा मार देता है, भैया एकरा में डी आंसर, गड़बड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी पौधे का कौन सा भाग जड़, एकदम मार के देगा हमारे चलवा सरिया। किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? एक वो जल का भाग जब ये कह दिया जाइलम उत्तक, जल का भाग जब ये कह दिया जाइलम उत्तक। जाइलम और प्लोएम की अगर हम बात करें तो जटिल उत्तक के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। जाइलम और प्लोएम को जटिल उत्तक कहते हैं, जाइलम और प्लोएम को जटिल उत्तक के नाम से जानते हैं, जाइलम और प्लोएम को जटिल उत्तक के नाम से जानते हैं। और जितना पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा, इस सब को दोस्त मेरे सरल अस्थायी उत्तक है। काइमा, ये सब सरल अस्थायी उत्तक है, सरल अस्थायी उत्तक है, सरल अस्थायी उत्तक है। पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा ये सब सरल अस्थायी उत्तक है। आंसर बताओ। जाइलम और प्लोएम जटिल उत्तक है, पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा ये सरल अस्थायी उत्तक है। एक चीज और ध्यान रखना, बताओ जाइलम किस सिद्धांत पर काम करता है? जाइलम किस सिद्धांत पर काम करता है? एक ऑप्शन है तुम्हारा, एक ऑप्शन है दोस्त मेरे केसिका के सिद्धांत पर, एक ऑप्शन है केसिका के सिद्धांत पर, एक ऑप्शन है केसिका के सिद्धांत पर, और दूसरा ऑप्शन है केसिकत्व के सिद्धांत पर। जल्दी बता, केसिका के सिद्धांत पर, कोशिका के सिद्धांत पर, कोशिका के सिद्धांत पर कि केसिकत्व के सिद्धांत पर? केसिकत्व के सिद्धांत पर। जल्दी बता, कोशिका के सिद्धांत पर कि केसिकत्व? ध्यान से मारना, केसिकत्व होगा, कोशिका तो शरीर में पाया जाता है। जाइलम और प्लोएम जो है वो केसिकत्व के सिद्धांत पर काम करता है। केसिकत्व मतलब जल किसी भी द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना। कोशिका की अगर हम बात करें, कोशिका शरीर में पाया जाता है, कोशिका नहीं मारिएगा, केसिकत्व तो मारिएगा। हो ला 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 ला। अगला कहता है 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का है। बहुत बढ़िया बात है, रहने दो, एकदम की समस्या है हमारा। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ता है। टाइम का मान दे दिया 10 सेकंड। क्वेश्चन चला खूब पूछता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर तो उसकी शक्ति का मान क्या होगा? एच का मान 44 सीढ़ी है, एक शक्ति है, एक सीढ़ी है 15 सेंटीमीटर का, तो 44 गुना 15 सेंटीमीटर हो गया। एक मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दे देना है, तब ये मीटर हो जाएगा। इसका खाली ध्यान रखना, 44 सीढ़ी है,
एक सीढ़ी का हाइट है 15 सेंटीमीटर, तो कुल हाइट हो गया 44 गुना 15 बटा 100, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलेंगे बटा 100। जी का मान दे ले है, जी का मान दे ले है, जी का मान दे ले 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां से लगा दो, क्या मांग रहा है, पावर। पावर बराबर फार्मूला होता है mgh/t। एम का मान दिया हुआ है 50, जी का मान दिया हुआ है कितना 10, एच का मान कितना दिया हुआ है, एच का मान है 44 गुना 15 बटा 100 बटा टी, टी का मान दिया हुआ है 10। काट खोट के बताओ कितना आ रहा है आंसर। हो देखो, ये तो आंसर होगा नहीं मीटर सेकंड में, ये भी नहीं होगा जूल में, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। क्या होगा आंसर बता। देखो डी नंबर है, बढ़िया से देखो क्या होगा आंसर। सॉल्व एंड गेट द रिजल्ट। ए की भी किसी की डी, जल्दी बता। डी फॉर डॉग, चलो डी फॉर डॉग कैलकुलेट करना, डी आएगा, सॉरी डी फॉर डॉग ना, डी फॉर डॉग आ रहा है, ये हो जाएगा आंसर। अगर तुमको देख लेना कैलकुलेट करके, सब बच्चा कह रहा है तो वही होगा। अगला अगला अगला, बारूद, बारूद बम, बारूद, पोटेशियम नाइट्रेट। ओह पोटेशियम नाइट्रेट, देखो कैल्शियम सल्फेट, ये जिप्सम, जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम है, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद है, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद हो गया। लेड सल्फाइड जहर है, जहर जहर। आज जिंक सल्फाइड तो कुछ होगा नहीं, तो बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, आंसर हो जाएगा बी। बी कहां है, सी में, सी इज द राइट आंसर। AgNO3 जो सिल्वर नाइट्रेट है, इसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। इस सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग लूनर कास्टिक भी कहते हैं, लूनर कास्टिक भी कहते हैं। इसको हम लोग दोस्त मेरे लूनर कास्टिक भी कहते हैं, लूनर कास्टिक भी कहते हैं। इसका उपयोग कहोगे तो मतदाता करता है, इसका उपयोग मतदाता स्याही में करता है। इसका उपयोग कहां करते हैं दोस्त मेरे, मतदाता जो है वो स्याही में करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में और सिल्वर नाइट्रेट मतदाता के स्याही में, सिल्वर नाइट्रेट मतदाता के स्याही में। पोटेशियम नाइट्रेट कहां पर, बारूद में। पोटेशियम नाइट्रेट कहां पर दोस्त मेरे, बारूद में। सिल्वर नाइट्रेट कह देगा मतदाता की स्याही में। जल्दी दुए को नाइट्रेट पूछता है, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग इसका यूज करते हैं। देखो अगर हम जिप्सम की बात करें दोस्त मेरे, जिप्सम की बात करें तो ये CaSO4 इंटू 2H2O होता है। यही अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो ये CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। जिप्सम की अगर हम बात करें CaSO4 इंटू 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O। सिल्वर नाइट्रेट मतदाता के स्याही में, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में। पोटेशियम नाइट्रेट कहां पर दोस्त मेरे, बारूद में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला, हाँ जब एक कार, बताओ चला कितना सुंदर लग रहा है मेरा टी शर्ट। अगर तुमको टी शर्ट मेरा अच्छा लग रहा है, एकदम वेल लुकिंग, गुड लुकिंग हम लग रहे हैं, तो एक बार संडे वनडे को ही चला नया कुछ पहनने का ट्राई करते हैं ना। तो मंडे टू फ्राइडे में तो दोस्त मेरे मामला गड़बड़ रहता है, इतना ज्यादा ना ओवरलोडेड रहता है। तुम लोग जल्दी से मेरा टी शर्ट का तारीफ कर दो। जब कार एक मोड़ लेती है तो हमें देखो, ये अगर मोड़ लेगी ना तो अंदर की ओर लगेगा अभिकेंद्र, अंदर की ओर लगेगा अभिकेंद्र, अब बाहर की ओर लगेगा अपकेंद्र। अपकेंद्र, अपकेंद्र को ही हम लोग केंद्रापसारी भी कहते हैं, केंद्रापसारी भी कहते हैं। और अंदर की ओर जो लगेगा उसको केंद्राभिसारी भी कहते हैं, उसको केंद्राभिसारी भी कहते हैं। तो बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। एक कार मोड़ लेता है तो हमें डैश हमें वक्र के बाहर की ओर धकेलता था, अपकेंद्र बल बाहर की ओर धकेलेगा, अपकेंद्र बल बाहर की ओर धकेलेगा। और अंदर की ओर कहेगा तो अभिकेंद्र बल कह देंगे, अंदर की ओर कहेगा अभिकेंद्र बल कह देंगे। घर्षण बल क्षयकारी बल है, घर्षण बल की अगर हम बात करें तो ये क्षयकारी बल है, तन्य बल होगा नहीं, केंद्राभिमुखी बल नहीं। बाहर की ओर कह रहा है अपकेंद्र बल। घर्षण बल एक क्षयकारी बल है, क्योंकि इसको पेट्रोल डीजल इस सब देके कम किया जा सकता है। घर्षण गुणांक का मान बताओ तो किससे किसके बीच में होता है। एक से कम, एक से कम होता है कि एक से अधिक होता है, एक से कम होता है कि एक से अधिक होता है। घर्षण बल की अगर हम बात करें, एक से कम की एक से अधिक। घर्षण बल की अगर हम बात करें तो एक से कम की एक से अधिक। जल्दी बता। घर्षण बल का घर्षण गुणांक हमेशा एक से कम होता है, 0 से 1 के बीच होता है। यही अपवर्तनांक दे देगा, अपवर्तनांक दे देगा तो 1 से अधिक हो जाएगा। घर्षण गुणांक 0 से 1 के बीच में होता है। निम्न से कौन सा रोग हवा के माध्यम से नहीं फैलता है। हवा के माध्यम से नहीं फैलता है। हेपेटाइटिस नहीं फैलता है, खसरा तो फैलवे करता है, चिकन पॉक्स, क्षय रोग भी फैलता है। हेपेटाइटिस भी फैलता है क्या, हेपेटाइटिस भोजन वगैरह से फैलता है, लीवर से रिलेटेड बीमारी है, क्यूरेबल है, अगर किसी को हो जाए तो वो ठीक होने की संभावना है। अगला अगला अगला, जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो एक अभिसरण दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार होगा। देखो अगर अभिसरण दर्पण कह दिया ना तो अवतल दर्पण कह दिया, अभिसरण दर्पण कह दिया मतलब दोस्त मेरे जान लो तुम कि कौन दर्पण कह दिया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित कहता है जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है, जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है, मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो दर्पण द्वारा जो निर्मित छवि है ये मुख्य फोकस पर रखा जाता है। तो दर्पण द्वारा आपको पता है फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा सोल्यूशन है। कहते हैं जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो अभिसरण दर्पण में यानी अवतल दर्पण में द्वारा निर्मित छवि कहां बनता है, तो फोकस पर रखोगे अनंत पर बनेगा। आंसर बताओ जल्दी से क्या बनेगा। अत्यधिक बड़ा कि समान आकार का कि छोटा, बड़ा, अनंत पर बनेगा छोटा, फोकस पर बनेगा बड़ा, सॉरी अनंत पर बनेगा बड़ा, फोकस पर बनेगा छोटा। जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है अभिसरण दर्पण में, मुख्य फोकस पर रखोगे तो निर्मित छवि कहां बनेगा, अनंत पर। आंसर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। और अत्यधिक बड़ा बनेगा, अत्यधिक क्या बनेगा दोस्त मेरे, बड़ा बनेगा। जल्दी लिख, अत्यधिक क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। लिखा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहा मर सरिया के क्वेश्चन को दोस्त मेरे, जल्दी से मार, जल्दी से मार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है
अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। CH3COOH, इसको हम लोग एसिटिक एसिड कह देंगे, कि हमारा की कर लेगा, कोई बोलेगा नहीं। CH4 मीथेन, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, कोई नहीं बोल सकता इसके अगेंस्ट में। बताओ ये अल्कोहल इथेनॉल, बताओ जल्दी से, व्हाट इज द आंसर। एक का हो जाएगा सी, एक का सी, एक का सी दोनों में है, एक का सी। दो का हो जाएगा डी, दो का डी दोनों में है, बहुत बढ़िया। तीन का हो जाएगा, तीन का हो जाएगा, तीन का हो जाएगा बी, तो तीन का हो जाएगा बी, तो तीन का भी खाली सी में आंसर देखना चला। एक का सी, बहुत बढ़िया। दो का डी, बहुत बढ़िया। तीन का अल्कोहल इथेनॉल, चार का ए इज राइट आंसर। देखो सही मार रहे हैं, सही मार रहे हैं कि नहीं, जल्दी देख। अगला अगला ये तो चला एसिटिक एसिड है जो विनेगर में पाया जाता है। ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म है जो बेहोशी की दवा है। C2H5OH इथेनॉल है जो पीने वाला है। CH4 मीथेन है जो फायर गैस के नाम से जाना जाता है, फायर डैम के नाम से जाना जाता है, माइन गैस के नाम से जाना जाता है, मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, मीथेन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है, जल्दी बता। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है, अगर सोचना है चला। उपधातु पहले तो होता कहां है, तो उपधातु होता है बॉर्डर लाइन पर, बॉर्डर लाइन पर। उपधातु कहां होता है दोस्त मेरे, बॉर्डर लाइन पर होता है। उपधातु कहां होता है दोस्त मेरे, बॉर्डर लाइन पर होता है। इसको हम लोग जिगजैग लाइन के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जिगजैग लाइन के नाम से जानते हैं, जिगजैग लाइन के नाम से जानते हैं। इसमें उपधातु की अगर हम संख्या की बात करें, इसकी संख्या की अगर हम बात करें, संख्या इसकी 7 है। और कौन कौन है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरिमीन है, पोलिनियम, यही 7 है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिमीन और पोलिनियम। कहता उपधातु कौन है, तो हम सिलिकॉन मार देंगे, की हमरा की कह सकता है, एकदम हम मार देंगे आंसर। ब्रोमीन को हम लोग लाल द्रव के नाम से जानते हैं, लाल द्रव के नाम से जानते हैं। ब्रोमीन को हम लोग लाल द्रव के नाम से जानते हैं। और KMnO4 को हम लोग लाल दवा के नाम से जानते हैं। कितना बार बोले हम, KMnO4 को हम लोग लाल दवा के नाम से जानते हैं। जल्दी ली। अब यही धातु है, इधर धातु आई, बीच में दोस्त मेरे उपधातु आई, अधातु अधातु, इधर धातु इधर अधातु, बीच में उपधातु। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरिमीन और पोलिनियम लाल द्रव के नाम से जानते हैं। ब्रोमीन को KMnO4 लाल दवा है, ये KMnO4 लाल दवा सबसे अधिक चालकता। अगर सोना रहेगा तो सोना मारना, सोना नहीं रहेगा तो चांदी मारना। सबसे अधिक चालकता, सोना रहेगा तो सोना मारना, सोना नहीं रहेगा तो चांदी मार देना। उपधातु को बॉर्डर लाइन तत्व कहते हैं, एकदम हमको जैसे याद हो वैसे आपको याद रखना चाहिए। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिमीन, पोलिनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिमीन एंड पोलिनियम, एकदम कंठाग्र होना चाहिए। खट से लगेगा कराओ क्वेश्चन। जल्दी जल्दी लिख रहे हैं भैया, आंसर 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 जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर। ब्रोमीन को लाल द्रव कहते हैं, KMnO4 को लाल दवा कहते हैं। कहते हैं श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। श्वसन की दर ज्यादा, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक। श्वसन समझ लो दिन और रात दोनों में होता है, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। ये पहले तो यही पॉइंट याद रखना। श्वसन जो है दोस्त मेरे दिन एंड रात दोनों में होता है, दिन एंड रात दोनों में होता है। अब प्रकाश संश्लेषण जो है, श्वसन दिन और रात दोनों में होता है, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, रात में नहीं होता है। मार सरिया, श्वसन दिन और रात दोनों में होता है, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, रात में नहीं होता है। अब कहता उत्पादित भोजन की तुलना, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधे पर क्या प्रभाव, मतलब श्वसन अधिक होगा और प्रकाश संश्लेषण कम होगा। कहेंगे उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधे सूख जाएंगे। अगर ऑक्सीकरण, जैसे पौधा है, श्वसन ज्यादा होगा, श्वसन में ऑक्सीकरण ज्यादा होगा, ऑक्सीकरण ज्यादा होगा, प्रकाश संश्लेषण कम होगा। तो ज्यादा ऑक्सीकरण ज्यादा निकल रहा है और कम प्रकाश संश्लेषण होगा तो पौधा सूख जाएगा। कहते हैं अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण पौधे में विकास की में वृद्धि होगी। पौधे बहुत अधिक मात्रा में भोजन का संग्रहण करेंगे। भैया नहीं, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक है, प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक श्वसन है, तो श्वसन अधिक है भैया, ऑक्सीकरण ज्यादा हो जाएगा, अब बनेगा कम, तो भैया सूख जाएगा पौधा। आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकाले जाते हैं, जल्दी बता। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरा रंग देता है, तो सब मार देगा। जल्दी मार, हमने मारेंगे, तू मार। कौन देगा हरा रंग, जल्दी बता, जल्दी बता। अरे भाई करते हैं कॉल, क्लास में है। व्हाट इज आंसर। निम्नलिखित में से कौन जो है हरा रंग दे देगा। हरा रंग देने के लिए भैया बेरियम है, सोडियम येलो पीला रंग देता है, सोडियम पीला रंग देता है। सोना की बात करेंगे नहीं, कैल्शियम की बात करेंगे नहीं। अच्छा बताओ, सेम क्वेश्चन है, आप कहेगा तीव्रतम अभिक्रिया करता है, तीव्रतम अभिक्रिया, जल्दी बता। एकरे में एक ऑप्शन है, तू बता, तुझे होगा आंसर। ये तो ठीक है, हरा रंग हो जाएगा बेरियम, लेकिन बताओ एकरे में एक आंसर मारो, तीव्रतम अभिक्रिया कौन करता है, तीव्रतम अभिक्रिया कौन करता है, जल्दी बताओ। व्हाट इज आंसर, तीव्रतम अभिक्रिया कौन करता है, व्हाट इज द आंसर। तीव्रतम अभिक्रिया का आंसर हो जाएगा कैल्शियम इज द राइट आंसर। तीव्रतम अभिक्रिया कैल्शियम। अम्ल में कह देगा सल्फ्यूरिक एसिड, अम्ल में कौन, सल्फ्यूरिक एसिड, अम्ल में कौन, सल्फ्यूरिक एसिड, अम्ल में कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया करके जो है ना हाइड्रोजन गैस देता है, और ये एक अम्ल है HNO3 जो ये काम नहीं करता। और एक धातु कह देगा कौन, तो कॉपर जो ये काम नहीं करता। कहेगा कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देता, कहेंगे कॉपर। कौन अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देता, HNO3। देख लो, बढ़िया समझना, कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, कॉपर। कौन अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, कहेंगे HNO3। कौन, HNO3। अच्छा बताओ चला, अम्लराज में, अम्लराज जो एक्वारेजिया जिसको आप कहते हैं, कौन घुलनशील होता है। दो ऑप्शन दे देगा, AU और दूसरा दे देगा प्लेटिनम। एक AU दे देगा, दूसरा प्लेटिनम दे देगा। गोल्ड और प्लेटिनम, अम्लराज में हमको पता है गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है, लेकिन कौन जो है तेजी से घुल जाएगा, गोल्ड और प्लेटिनम की अगर हम बात करें, कौन कम घुलेगा, कौन कम घुलेगा की अगर बात करेगा तो प्लेटिनम इज राइट आंसर, क्योंकि ये कठोर होता है। कौन कम घुलेगा तो प्लेटिनम इज राइट आंसर, क्योंकि ये क्या होता है दोस्त मेरे, कठोर होता है। बताओ वंडर एलिमेंट किसको कहते हैं, वंडर एलिमेंट किसको कहते हैं। वंडर एलिमेंट हाइड्रोजन को, आखिर दूसरा टाइटेनियम को, जल्दी बता। वंडर एलिमेंट के नाम से किसको जानते हैं, हाइड्रोजन, टाइटेनियम। वंडर एलिमेंट के नाम से किसको जानते हैं, हाइड्रोजन को कि टाइटेनियम को, तो आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जानते हैं। दैट्स द एंडिंग ऑफ माय क्वेश्चंस। दोस्त मेरे मिलते हैं फिर से कल की कक्षा में 9:30 पे। कल मेरी कक्षा नहीं हो पाई थी, इसके लिए हम सॉरी हैं, कुछ मामला था ऐसा घर वर का, कुछ कि चला हम क्लास नहीं ले पाए, तो इसके लिए हम एकदम सॉरी हैं। और फिर मिलते हैं हम लोग कल की कक्षा में 9:30 पर।
नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। संडे टू संडे में आपका स्वागत करते हैं। एक दिन का क्लास मात्र पिछले 6 महीना में गड़बड़ाया है, इसके लिए हम सॉरी है, लेकिन फिर मिलते हैं हम लोग कल मंडे को। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। और दोस्त मेरे दिन भर चाहे जहां रहिए हमारे भैया, शाम के अगर हमारे कंटेंट पर विश्वास हो तो डेली 9:30 बजे आ जाइए हमारे भैया 2 से 2.5 घंटे के लिए। थैंक यू वेरी मच। हम आपका मेरिट बनने में हर वो चीज लगा देंगे जो हम हमारे पास उपलब्ध है, जितना कंटेंट आपको जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, टाटा। रेडी? हेलो 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 हेलो, नमस्कार सभी का, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो फिर स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के एनटीपीसी सेट के डिस्कशन में। और मैं गौरव विराज आपके सामने में लाइव आज के सारे रीजनिंग के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, और हम लोग मिलकर देखेंगे और धमाल मचाएंगे। और फटाफट आप लोग कमेंट के जरिए हर क्वेश्चन का आंसर हमसे पहले करेंगे। तो क्या तैयार है? आर यू रेडी? रेडी? तो चलिए फिर सीधी बात, नो बकवास में बढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन, हार तो नहीं कह सकते, मजेदार क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जल्दी देखो, जल्दी बोल, क्या आंसर जाने वाला है? क्वेश्चन को मैं एडजस्ट कर देता हूं। सवाल सिंपल सा है और डायरेक्ट आंसर देने वाला सवाल। जल्दी से कमेंट करो क्या आंसर होगा। सवाल कहता है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2018 को ही सप्ताह का कौन सा दिन था? जल्दी बोल। आंसर आने लग गया, आंसर आने लग गया। सोमवार होगा, सोमवार होगा पक्का। देखो पॉइंट होता है, पॉइंट होता है, इसमें बेसिक से भी बताऊंगा, एक पॉइंट होता है। और आज के बाद याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन, कई बार ऐसा बार देखा गया है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। अगर कोई साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। नोट में याद कर लो, और आज के बाद याद रखना है कि साधारण वर्ष का प्रथम तथा अंतिम दिन, प्रथम दिन मतलब 1 जनवरी, अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर। तो साधारण वर्ष का प्रथम तथा अंतिम दिन समान होता है। क्या होता है? समान होता है। परंतु लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 दिन बढ़ जाता है, 1 दिन बढ़ जाता है। रीजन तो पता ही होगा, एक दिन बढ़ जाने के पीछे 29 फरवरी का होना, यानी कि ये 2018 क्या है? साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। सोमवार था, सोमवार होगा। वेरी गुड। लेकिन सर बेसिक से बोले थे कि बताएंगे। अच्छा पहले ये तो बताओ, बेसिक से भी बता देंगे। अच्छा 1 जनवरी 2018 सोमवार, 31 दिसंबर 2018 सोमवार हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 1 जनवरी 2024 सोमवार, तो 31 दिसंबर 2024 को क्या सोमवार होगा? नहीं, क्योंकि वो लीप ईयर हो जाएगा। 2024 क्या हो जाएगा? लीप ईयर। 2024 का प्रथम और अंतिम दिन 1 दिन बढ़ जाएगा, सोमवार से हो जाएगा मंगलवार। अब इसका बेसिक देखो। अच्छा बताओ, 1 जनवरी को सोमवार बता दिया ना जी। और ये साधारण वर्ष है, ये साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 में से 1 जनवरी को तो सोमवार बता दिया, और कितना दिन जाना है? 364 दिन जाएंगे आगे, तो आप पहुंचेंगे 31 दिसंबर तक। बेसिक ये कहता है 31 दिसंबर को कौन सा दिन, यही पूछ रहा है। तो 364 में 7 से भाग लगाइए, कट के शेष क्या बचता है पता है आपको? 0। इसीलिए 0 दिन बढ़ेगा, आंसर सोमवार का सोमवार रहेगा। क्योंकि साधारण वर्ष है टोटल 365 दिन, 1 तारीख को तो सोमवार बताइए दिया, और कितना दिन आगे जाना है? 364 दिन और आगे जाना है, तो 0 बचता है। वही अगर लीप ईयर रहता तो 1 जनवरी को तो बताइए दिया, 365 दिन और आगे जाते तो 31 दिसंबर तक पहुंचते। पूरा का पूरा ऑपरेशन कर डाला मैंने इस क्वेश्चन का, है ना। तो बताओ क्लियर है? क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा, ओए होए 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 होए, लॉजिकल रीजनिंग। लोग बदनाम करके रखते हैं इसको, गलती हो जाता है, नहीं बनता है। यहां फट से बना देता है, यहां जब देते हैं ना बनाने के लिए, सब फट से बना देता है। सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो चलिए जल्दी से सभी बच्चे अपना अपना पावर दिखाओ, सभी बच्चे अपना अपना पावर दिखाओ, और इसका आंसर क्या होगा? तो कथन कहता है ड्राइविंग करते समय, ड्राइविंग जब आप करते हैं, चाहे बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, कुछ भी चलाते हो, तो ड्राइविंग जब आप कर रहे होते हैं तो उस समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। कथन कहता है ड्राइविंग जब आप कर रहे हो तो उस वक्त पूरी तरह से सतर्क रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। क्यों भाई? निष्कर्ष, आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं, गलत।
ऐसा वो नहीं कहा कि कौन लोग ड्राइव करता है कौन नहीं करता, ड्राइव सब करते हैं, लेकिन ड्राइविंग करने वक्त तू कह रहा है कि आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अब उसके चाहे वो आलसी हो कि फिट हो, सतर्क तो दोनों को रहना पड़ेगा। तो आलसी का कहीं बात किया नहीं, तो इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एकदम सही जवाब। तो कथन के अकॉर्डिंग पहला तो निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा बताओ, हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। दूसरा सही हो जाएगा कि अगर हम सतर्क रहे तो दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। और हुलचुल हुलचुल करेंगे तो या तो हम किसी को या कोई हमें ले डूबेगा, है ना। तो यानी कि केवल 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 निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। जियो मेरे शेर और शेरनियों, बिल्कुल सही जवाब है बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला बोल बन जाएगा, बोलो। आराम से बनेगा, आराम से बनेगा, है ना, आराम से। क्योंकि सीरीज बढ़ रहा है लेकिन कुछ ज्यादा स्पीड नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब आराम से बन जाएगा। ये बताओ यहां क्या बढ़ा, 5 बढ़ा, यहां क्या बढ़ा 10 बढ़ा, यहां क्या बढ़ा 15 बढ़ा, यहां क्या बढ़ा 20 बढ़ा। अगली बार 25 ना बढ़ेगा जी, अगली बार 30 बढ़ेगा। या तो 170 में 30 घटा दो या 115 में 25 बढ़ा दो। तो सीरीज कैसे बढ़ रहा है, 5 फिर 10 फिर 15 20 25। तो बताओ 25 जोड़ दीजिएगा तो 140 से ना होगा, 140 में फिर 30 जोड़ दो, मिल गया, मिल गया। तो आपका आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो कितना फास्ट आंसर आ रहा है, सी 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 सी, बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, आगे बढ़े। आपका अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है, ये रहा। ओए होए 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 होए, मान निकालना है, लेकिन लेकिन सावधान, सिंबल को कोड कर दिया गया है। प्लस का मतलब दिया हुआ है माइनस और गुना का मतलब दिया हुआ है भाग। तो कह रहा है इसका मान निकालिए। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट की क्रिया बोलो, तो 25 - 30 -5 भागा 5, फिर ब्रैकेट क्लोज भागा 10। अच्छा -5 भागा 5 -1 भागा 10 बराबर -0.1। वैसे तो होना चाहिए 0.1, कब 1/10 रहता तब। यहां तो बाबू साहब 10 से -1 में है तो -0.1। बोल हाँ कि ना, -0.1। मिला लो सब लोग, सही है कि नहीं। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल आपका। ओए होए, ये रहा, बड़ा ही आसान सा सवाल है ना। ये बताओ क्या किया गया है। पहले हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर। बी है, सावधान, बी के बाद के है, के बाद टी है, टी के बाद लेटर तो तुरंत निकाल लोगे, नंबर में बताओ क्या लॉजिक। देखो अच्छा ये बताओ, बी से के कितना बढ़ाया, 9 बढ़ाया, फिर के से टी 9 बढ़ाया। हम कितना बढ़ाए, हम भी 9। जब वो बढ़ा कांस्टेंट 9 बढ़ा रहा है तो हम भी 9 बढ़ाएंगे। अच्छा 20 9 29 का मतलब सी न होता है, 26 उड़ा दो। अब बताओ 2 से 12 कैसे गुना 6, 12 से 72 गुना 6। ओए होए होए होए, 72 गुना 6 कितना हो जाएगा, 420 और 12 422, 420 12 432 कितना 432 आया था कि नहीं, बोलो जल्दी से। 432 आया था, तो 432 साथ में सी, ए विल बी द करेक्ट आंसर, हाँ कि ना। तो बोलो जल्दी से, आगे बढ़े। अगला सवाल आपका ये रहा, जल्दी बोल। ओए होए 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 होए, क्या कह रहा है, किसका कोड मांग रहा है। देखते के साथ आंसर कर दो फटाफट, देखते के साथ आंसर आएगा। प्रेफर का कोड पूछ रहा है, क्या होगा प्रेफर का कोड, क्या होगा ये बताओ। प्रेफर यहां है, वी प्रेफर ग्रीन, ग्रीन पीस ग्रो नहीं है, वी ग्रो हर्ब्स नहीं है। प्रेफर इकलौता है, इस तीनों में कोई इकलौता होगा वही आंसर होगा। अब ये बताओ इस दोनों में क्या सब मैच कर रहा है, ग्रीन ग्रीन मैच कर रहा है, तो दोनों में कोड मैच कर रहा होगा क्या, यो यो मैच कर रहा है, यो यो नहीं होगा। अब बताओ हाँ या नी में से कोई एक होगा। अब ध्यान से देखो, वी वी कॉमन है तो हा या नी में से हा कॉमन है तो हा कट गया, तो बचा कौन, इधर प्रेफर बच गया और इधर नी बच गया, तो प्रेफर का कोड नी नहीं हो गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब वैसे भी वो क्या दिया भाई, यो हा नी में से यो तो दिख गया, हा दिख गया, नी कहीं दिख रहा है, आप देख करके बताओ क्या नी कहीं भी दिख रहा है, तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। मतलब जो कहीं नहीं दिखा
प्रेफर भी कहीं नहीं दिखा, वही तो कोड हो गया। आंसर बताओ जल्दी से। बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। रेडी? तो चलो फिर अगला सवाल आपका ये रहा। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, मैं डायग्राम बना देता हूं, निष्कर्ष कौन चेक करेगा, कौन सही सही बताएगा? जल्दी बोलो, कौन सही सही बताएगा? कह रहा सभी ब्रेड केक हैं, तो जितने भी ब्रेड हो गए वो सारे के सारे केक हो गए। फिर कह रहा सभी अंडे भी केक है, लो सभी ब्रेड भी केक और सभी अंडा भी केक। अब जरा बताइए कौन सा निष्कर्ष होगा? कह रहा कुछ केक ब्रेड है, अच्छा कुछ केक ब्रेड है, 100% सही, क्योंकि केक और ब्रेड साथ में है। आपका सही हुआ कि नहीं? मेरे से तो सही हो रहा है, पहला सही हो गया। दूसरा कह रहा कुछ ब्रेड अंडे है, क्या ब्रेड अंडा है? ना 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 ना, ब्रेड अंडा अलग अलग है, संभावना होगा, कन्फर्म नहीं होगा। कहीं आप सही तो नहीं कर दिए, इसको गलत होगा। आई इसको क्या करो, लतियाओ, इसको जुतियाओ, भगाओ, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ध्याप सावधान, अभी आंसर देने में धरफड़ी मत करो। ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि आपका सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो निगेटिव कंटेंट तो गलत है ना होगा। लेकिन सावधान, यहां ध्यान देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है और दोनों का दोनों गलत है, मतलब आइदर के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। और आइदर के नियम क्या होते हैं? पहला नियम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं? है। दोनों गलत होना चाहिए, है कि नहीं? तो है। उसके बाद एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा निगेटिव होना चाहिए, वो भी है। अंतिम में फॉर्मेट मिलाओ, क्वांटिफायर कुछ के साथ कोई नहीं है। 50-100 है ना, खाली 100-100 नहीं होना चाहिए। 100-100 हो जाता आइदर नहीं होता, यहां फिक्स है आइदर होगा। लेकिन ऑप्शन देगा तब ना रे, ऑप्शन नहीं देगा तो क्या मारिएगा दोनों को? गलत। तो बताओ सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं? नहीं, निष्कर्ष एक और या तो 2 या 3 अनुसरण करते हैं। यही है आपका आंसर है। जियो मेरे शेर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, है ना, क्योंकि दूसरे और तीसरे में आइदर जाने वाला है। आगे बढ़े, अगला सवाल आपका ये रहा। ओए होए 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 होए, ये क्या किया रे? बोलो 3 को 20 कैसे? बोलो, दो लॉजिक है, दो लॉजिक है। एक तो 3 का स्क्वायर गुना 2 और प्लस 2 बराबर 20 आ जाएगा। तो उसी तरह से 7 का स्क्वायर गुना 2 प्लस 2, 7 का स्क्वायर 49 गुना 2 98 प्लस 2 बराबर 100। क्या हो जाएगा? 100 हो गया। दूसरा लॉजिक, 3 गुना 2, बात बराबर है, 3 गुना 3 हो ही गया। तो यानी कि बात घूम फिर करके उतने हो रहा है। 3 को 3 के डबल से गुना, 3 को 3 के डबल 6 से गुना, 18 प्लस 2 आ गया। उसी तरह 7 गुना 7 का डबल 14 और प्लस 2। आंसर लेकिन आपका वही आएगा जैसा कि आप लोगों का आया है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए को ताला लगाया जाए, ए को ताला लगाया जाए, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? कथन है और धारणाएं दी गई है, जल्दी से बोलो क्या होगा? कथन कहता है कि वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। कोई व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है कि वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। वह हर दिन 4 किलोमीटर पैदल चलता है। कितना बच्चा को लग रहा होगा सर ये रिपीट क्वेश्चन नहीं, वहां अलग था यहां अलग। वहां कह रहा था कि भोजन पर, यहां कह रहा है वॉकिंग के लिए। तो कह रहा है वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, वह हर दिन 4 किलोमीटर पैदल चलता है और केवल स्वस्थ भोजन खाता है। केवल स्वस्थ भोजन और कुछ नहीं खाता है। वह जंक फूड नहीं खाता है, सही। दूसरा, सप्ताह के अंत में वह 4 किलोमीटर से अधिक चलता है। देखो 4 किलोमीटर से अधिक चलता है, इसकी पुष्टि वहां नहीं है, तो हम निष्कर्ष क्यों दें, हम धारणा में क्यों बताएं? यानी कि केवल धारणा एक निहित है, ऑप्शन से बी हो जाएगा। और आप सभी जितने भी बच्चे हैं, अगले क्वेश्चन पे आने से पहले 8 से 9 यूट्यूब पर, 8 से 9 यूट्यूब पर कितने बजे? रात्रि को 8 से 9 रात्रि में हम 20 बेहतरीन क्वेश्चन में लेकर के फ्री में डेली आता हूं, जिसका टेस्ट आप बिग बूस्टर पर फ्री में दे सकते हैं।
1 रुपया भी नहीं देना है, 1 रुपया भी नहीं देना है। तो बिग बूस्टर पर आप टेस्ट दे करके 8 से 9 वाला सेशन मिस मत करो। 2-4 दिन मेरे कहने पे करो, उसके बाद मर्जी आपकी। 2-4 दिन में ऐसे रम जाओगे ना, वहां पे जाने का मन नहीं करेगा। तो 8 से 9 वाला सेशन डेली रात में इसी चैनल पर होता है, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे 8 से 9 में जरूर आप लोग जुड़ेंगे, ठीक है? एकदम कल से जुड़ो। चलो, रेडी 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 रेडी। एकदम एक लेवल अप का क्वेश्चन होता है वहां पर। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा होगा? दिखेगा, दिखेगा। बोलो। कह रहा कार्यालय का संबंध कार्य से, जैसा संबंध कार्यालय का कार्य से है, मतलब कार्यालय में हम लोग क्या करते हैं? कार्य करते हैं, मतलब वर्क करते हैं, वर्किंग प्लेस है वो। तो ऐसा कोर्ट में वकील नहीं, बहस। विद्यालय में पढ़ाई, ये सही है। घर में ईंट नहीं। अस्पताल में निर्देशक, अस्पताल में इलाज, मतलब बेस्ट ऑप्शन क्या जाएगा? बी। इस प्रकार कार्यालय में हम लोग कार्य करने का काम करते हैं, उसी तरह विद्यालय में हम लोग पढ़ाई करने का काम करते हैं। शिक्षक दे देगा तो गलत होगा कि नहीं होगा? समझ गए? अगला अगला सवाल आपके लिए ये रहा, जो कि अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। अरे इसमें क्या किया गया है? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी कमेंट करो इसका आंसर। जोकर्स को ये आखिर कैसे? बोलो बोलो। बहुत सिंपल है। जे से एन +4, लेकिन ओ से के -4, फिर +4, फिर -4, फिर +4, अब फिर -4। हम भी वही करेंगे, हम भी वही करेंगे। +4 -4 +4 -4 डॉट डॉट डॉट। जल्दी बोलो। अब तो बता ही सकते हो आंसर। +4 तो भी, और -4 तो के। +4 तो के क्यू, और -4 तो आई, है ना? +4 तो आर, -4 तो सी। मतलब वी के क्यू आई, वी के क्यू आई आर सी, वी के क्यू आई, वी के क्यू, अरे गलती हो गई क्या रही? अरे आई थोड़े होगा, ई ना होगा। 4 घंटे